तो आगे हम लोग एक और नए लेक्चर के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे आप। बोर की तीसरी अभिक्रियता हमको पढ़नी है अब। इससे पहले के लेक्चर में हमने बोर की पहली और दूसरी अभिक्रियता पढ़ ली थी। इस बार हम लोग इस लेक्चर में दो काम करने वाले हैं। एक तो बोर की तीसरी अभिक्रियता को पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग इसके अंदर बोर के एटॉमिक मॉडल का कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल उसके अंदर आ जाएंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर की तीसरी अभिक्रियता। देखिए, दो अभिक्रियता पढ़ चुके हैं। पहली अभिक्रियता थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकर्षण के अंदर चक्कर लगाता है और उसको जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए वो अभिकेंद्रीय बल mv²/r वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के कूलाम बल से या विद्युत बल से प्राप्त होता है। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो K नाभिक का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, ये चला गया इससे mv²। नाभिक का आवेश Ze, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिर E, तो स्क्वायर हो जाएगा R। ये फर्स्ट पोस्टुलेट थी, हमने पढ़ रखी है। दूसरी अभिक्रिया थी कि भाई इलेक्ट्रॉन हर किसी कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां उसका कोणीय संवेग कितना हो, h/2π का पूर्ण गुणक हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 1.3, 5.9, 8.6 ये नहीं हो सकती कभी। तो J को फिर अपन लिखा था mvr NH/2π। ये बात हम कर चुके हैं, सेकंड पोस्टुलेट थी। वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए हमने इस पोस्टुलेट को अगले लेक्चर में डाला है। थर्ड पोस्टुलेट हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। आइए आगे बात शुरू कर लेते हैं। देखिए, बोर क्या कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट में। न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी, छठी कक्षा, सातवीं कक्षा। 7 कक्षाएं अपन ने बना दी। इसको K बोला जाता है, L M N O P Q। इन ऑर्बिट्स के नाम दिए गए हैं K L M N O P Q। इसके लिए n बराबर कितना होगा? 1, या n बराबर कितना होता है? 2। तीसरी क्लास के लिए n बराबर 3। 5 ऑर्बिट के लिए n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। ठीक है, ऑर्बिट्स का नंबर है। जो ऑर्बिट है उसकी वैल्यू n के सामने लिख दी। अच्छा, यहाँ की एनर्जी जो होती है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे की एनर्जी, ये सब एनर्जी लिख लेते हैं। ये कहाँ से आई इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात कर ही लेंगे। देखो, माइनस में होती है सारी एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आई, अभी इसके बारे में रुक जाइए, थोड़ी देर बाद बात करने वाले अपन। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0. सीक्वेंस थोड़ा सा E1 को लिखना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इनके एनर्जी के वैल्यूज हैं इन कक्षाओं के अंदर। अब बोर क्या कह चुके हैं? बोर कह चुके हैं भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उसका एड्रेस फिक्स होता है। और वो एड्रेस क्या होता है? जहां उसका कोणीय संवेग कितना हो, h/2π का पूर्ण गुणक। पहली कक्षा में यहाँ 1 आ जाएगा, दूसरी कक्षा में यहाँ 2 आ जाएगा। ये इसका एड्रेस है, इन एड्रेसों में वो घूमता है। ठीक है, बात हो चुकी है, इसके बारे में कोई दिक्कत है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, यहाँ घूमेगा तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी,
उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एक ही कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूमा है तो उसकी एनर्जी नहीं बदलती। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कितनी, जो इस कक्षा की एनर्जी है, इस कक्षा की एनर्जी कितनी है, इतनी है। समझ रहे बात? तो इस कक्षा की एनर्जी भी इतनी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इतनी। तो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ठीक वही होती है जो उसकी कक्षा की एनर्जी होती है। जिस कक्षा में वो घूम रहा है उसकी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी भी उतनी होगी, तभी तो वहां घूम रहा है। उस इलेक्ट्रॉन को उस कक्षा में घूमने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, वो उसके पास है, इसलिए वो वहां घूम रहा है। ये बोर का स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ स्थायी कक्षाओं में ही वृत्ताकार पथ में घूम सकते हैं, वृत्ताकार पथ में घूम सकते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तथा इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हानि या क्षय या लॉस या व्यय नहीं होता। एक ही कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, इतनी रहेगी, या इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी इतनी है, इतनी रहेगी, या इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी इतनी है, इतनी रहेगी। लेकिन एनर्जी का लॉस कब होता है, कब एनर्जी इमिट होती है, कब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसके बारे में बात करनी है। तो वो क्या कहते हैं, इसके आगे बात करें। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से जंप करना चाहता है हायर एनर्जी लेवल पर, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर, जिसको अपन N1 बोलेंगे, से जंप करना चाहेगा उच्च ऊर्जा स्तर, यहां आना चाहेगा N2 के अंदर, तो उसको एनर्जी चाहिएगी। सिंपल बात है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तो एनर्जी लेकर के जाएगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो। तो ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तो करेगा ऊर्जा का अवशोषण। एनर्जी चाहिएगी ना उसको हायर ऑर्बिट में जाने के लिए। सबसे कम एनर्जी ये है, सबसे कम एनर्जी ये है, फिर और बढ़ रही है, फिर और बढ़ गई एनर्जी, फिर और बढ़ गई है, फिर और बढ़ रही है एनर्जी, फिर और बढ़ रही है। सबसे ज्यादा एनर्जी है मैक्सिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है। अगर अनंत विकक्षा में चला जाए मान लो, तो अनंत विकक्षा में एनर्जी कितनी रहती है, 0। ये मैक्सिमम नहीं बोले, मैक्सिमम उसको बोल देते हैं, मैक्सिमम एनर्जी 0। अब इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋण था, जितना उधार था, सब खत्म हो गया। देखो उधार धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब कोई उधार है ही नहीं इसके पास, 0 उधार हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से फ्री हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक से, नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो गया। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ स्थायी कक्षाओं में ही घूम सकता है, हर किसी कक्षा में नहीं घूम सकता। और जहां घूमेगा उन्हें बोलेंगे आप स्थायी कक्षाएं, और स्थायी कक्षाओं में उसकी ऊर्जा की हानि नहीं होती। आगे बात करें, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, संक्रमण होता है जंप लगाना,
जंप करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा लेता है अपने अंदर और ऊर्जा लेकर के अपनी ऊर्जा बढ़ाता है और निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चला जाता है। सिंपल इजी। कितनी ऊर्जा चाहिएगी उसको? तो N2 है उच्च ऊर्जा स्तर। N2 क्या है? N2 को बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर या कक्षा बोलते हैं, कक्षा। और N1 क्या हो जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर। सिंपल। N1 क्या हो गया? निम्न ऊर्जा स्तर। N2 क्या हो गया? उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न तो हमने समझा, जैसे इलेक्ट्रॉन 5 से 8 में गया तो N1 ये होगा, N2 ये होगा। अगर 7 से 10 में गया तो N1 ये होगा, N2 ये होगा। अगर 5 से 8 में गया तो N1 ये होगा, N2 ये होगा। अगर 1 से 10 में गया तो N1 ये होगा, N2 ये होगा। और अगर मान लो वापस भी आता है 10 से 1 में, 8 से 5 में, 10 से 7 में और 8 से 5 में, तो भी N1 छोटा वाला ही होगा। N1 मतलब होता है छोटा वाला। और N2 का मतलब होता है बड़ा। छोटी कक्षा बोल दो, बड़ी कक्षा बोल दो। क्लास है ये तो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास, 8th क्लास। तो छोटी क्लास छोटी होगी, बड़ी क्लास बड़ी बनाई जाएगी। तो सिंपल, जो अंक छोटा हो, जो नंबर छोटा हो उसे N1 मानना, जो बड़ा हो उसे। इसका मतलब ये नहीं कहाँ से गया कहाँ को आया, कहाँ से गया कहाँ को आया कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन गया है, कहाँ गया कहाँ से गया उससे कोई लेन देन नहीं। बस छोटा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, बस ये देख लो आप। यहाँ से आया तो भी N1 ये होगा, N2 ये होगा। यहाँ से यहाँ गया तो भी N1 ये होगा, N2 ये होगा। कहाँ से कहाँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छोटा है उसे N1 बोलना, जो बड़ा है उसे N2 बोल देना। आई थिंक आपको समझ में आएगी इतनी बात। अब कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा, रिलीज करेगा, कितनी उसको चाहिएगी, या तो आप आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो डेल्टा ई, उसको मैं डेल्टा ई बोल देता हूँ। वो यहाँ की ऊर्जा माइनस यहाँ की ऊर्जा, जितना डिफरेंस है ऊर्जा स्तरों का उतनी ऊर्जा चाहिएगी। सही है? समझ में आ रही है आपको? देखो यहाँ की ऊर्जा कितनी थी, माइनस का 13.6 यहाँ। तो EN1 कितना है यहाँ पर, कितना? EN2 कितना है, माइनस का 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सातवीं कक्षा में गया ना, तो माइनस का 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो आप, तो डेल्टा ई निकाल देते हैं यहाँ पर एक बार। EN2 माइनस EN1 माइनस का 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस का 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.60 और ये हो जाएगा आपका 0.27। ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, है ना? 3 हो गया और ये आपका 13.33। तो 13.33 इलेक्ट्रॉन और एनर्जी उसको चाहिएगी यहाँ से यहाँ जाने में। तो 13.33 इलेक्ट्रॉन और एनर्जी उसको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये समझ में आया ही होगा आपको, समझ में आया आपको? और यहाँ लिख लेते हैं EN2 क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, और ये हो जाएगा निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल और एनर्जी ऑफ अपर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। तो उनकी दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा चाहिए उसको। उसी तरीके से जब कोई इलेक्ट्रॉन वापस इस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो भी N2 तो ये रहने वाला है, N1 ये रहने वाला है।
तो उस समय फिर वो एनर्जी को इमिट करता है, रिलीज करता है, यहाँ से उत्सर्जित करता है, जिसका हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। फिर आपको पता ही होगा ये एनर्जी इमिट करेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे उत्सर्जित ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा, और ऊर्जा उत्सर्जित कितनी करेगा वो भी अपन डेल्टा ई बोले। उस डेल्टा ई का मान कितना होगा, वही En2 माइनस En1। जितनी एनर्जी ली उतनी तो इमिट करता है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं। कोई इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में अपन ने बात की है, शायद आपको याद है, इससे जस्ट पहले के लेक्चर की बात है कि इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेकर के लोअर से हायर ऑर्बिट में गया, 10 की पावर -8 सेकंड तक वहां रुकेगा और वापस आएगा अपनी लोअर एनर्जी में। हमेशा वो अपनी एनर्जी को ग्राउंड एनर्जी तक लाने की कोशिश करता है, बार बार। कितने टाइम तक वो चलेगा, यहाँ पर रहेगा वो 10 की पावर -8 सेकंड तक रहेगा। रहने के बाद वापस क्या आ जाएगा, जंप करके अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर वापस आ जाता है, लोअर ऑर्बिट में आता है। तो फिर वहां उसकी एनर्जी अब उसको रिलीज करनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी ली थी उतनी रिलीज करेगा। अगर ऑर्बिट सेम है तो एनर्जी भी सेम रिलीज होती है, जितनी एनर्जी पहले एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी इस बार वापस क्या करेगा, रिलीज करेगा। वो पहले तो ली थी उसने, वापस आएगा तो उतनी वापस इमिट करनी पड़ेगी उसको, वापस वही 13.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको वापस। वही एग्जांपल वापस समझ लेते हैं। यहाँ लिखें आप, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। पहले एब्जॉर्ब की थी, अब इमिट करेगा। इस अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा मतलब डेल्टा ई का मान किसके बराबर होगा, डेल्टा ई का मान उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। का मान उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा मतलब En2 व निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En1 के अंतर के बराबर होगा, के अंतर के बराबर होगा। तो डेल्टा ई का मान जो होगा वो En2 माइनस En1 के बराबर होगा। इसको थर्ड पोस्टुलेट बोल देते हैं। और एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, डेल्टा ई जो एनर्जी है वो एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा होती है। ये फेमस फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना पड़ सकता है बार बार, तो इसके लिए तैयार है आप। आया कुछ समझ में आपको, कुछ आया इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के अंदर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी खर्च नहीं होती, क्लियर नहीं होती है। मैक्सवेल कह रहे थे होती है, लेकिन बोर कहते हैं कि अगर आपको एटम को और अच्छी तरीके से समझना है तो आपको क्वांटम फिजिक्स, प्लांक की फिजिक्स या प्लांक के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। अब आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आना पड़ेगा। क्लासिकल फिजिक्स, चर सम्मत यांत्रिकी या पुरानी वाली फिजिक्स जो है, न्यूटन के जमाने की फिजिक्स जो है, उससे आपको आइंस्टाइन का फिजिक्स मानना पड़ेगा। वो फिजिक्स यहाँ लगती है लेकिन 100% लग जाएगी, ये बात वो मना कर रहे हैं। लगेगी लेकिन पूरी तरीके से लगेगी ये नहीं कह रहे वो कह रहे हैं सिर्फ कुछ पोर्शन है जो आपको चेंज करना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं बस कक्षाएं फिक्स होती है, एनर्जी फोटोनों के फॉर्म में आती है, फोटोनों के फॉर्म में जाएगी। एनर्जी फोटोनों के फॉर्म में आ रही है यहाँ पर। ये एनर्जी मतलब होते हैं फोटोन या क्वांटा, ये एनर्जी का बंडल है।
बंच ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी का ऊर्जा का बंडल है, ऊर्जा का पैकेट है, ये एनर्जी का पैकेट लेकर के आ रहे हैं, पैकेट लेकर के जा रहे हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में एंट्री करवा दी थी बोर्ड ने पहली बार दुनिया को क्वांटम फिजिक्स से एंट्री करवाने वाले लोगों में से नाम आता है बोर्ड का। बोर्ड ने क्वांटम फिजिक्स का समावेश किया पुरानी वाली फिजिक्स के अंदर और रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए मॉडल दिया। थर्ड पोस्टुलेट ये थी जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमेगा तो स्थायी कक्षा होगी, वहाँ उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वो या तो यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा, तो कक्षाओं में कहीं घूम सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च कक्षा में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब उच्च से वापस निम्न में आएगा तो एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, रिलीज करता है वापस। और कितनी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी रिलीज करेगा, वो हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी En2 और लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी मतलब En1 के अंतर के बराबर होता है, के डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ बोर की तीनों अभिक्रियाएं खत्म होती है। अब हम लोग इसके कैलकुलेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसको आप आराम से उतारें, पहले पॉज करें, आराम से उतारें, समझें, अपन अगला पार्ट शुरू करने वाले हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट उतारें इसको। उतार लिया, पॉज करके उतारें इसको। हम बोर की अवधारणाओं का यूज करने वाले हैं, हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, और बोर की जो अभिक्रियाओं का एप्लीकेशन है उसका कैलकुलेशन पार्ट कहलाता है। उस कैलकुलेशन पार्ट को शुरू करें उससे पहले एक बार एक ऑर्बिट वापस बनाते हैं, हटा देते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है तुमको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कैलकुलेशन पार्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। या एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर मॉडल का कैलकुलेशन पार्ट शुरू करने वाले हैं। अच्छा, अगर एक ऑर्बिट बनाए यहाँ पर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, ये n-वा ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ये इसकी वेलोसिटी रहेगी इस पॉइंट पर और ये इसकी रेडियस रहेगी सर्कुलर पाथ की। अगर ये nth ऑर्बिट है तो इसकी रेडियस को Rn लिख दे और वेलोसिटी को Vn लिख दे। सेकंड ऑर्बिट होता तो R2 लिखते, V2 लिखते। फिफ्थ होता तो R5 लिखते, V5 लिखते। nth ऑर्बिट है तो Rn Vn लिखेंगे नेचुरली। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होती है, mv² बराबर k z² r। अब यहाँ Rn आएगा, Vn आएगा, क्योंकि इस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट ये थी, पता है हमको, ये बात पढ़ चुके हैं। mvr = nh/2π सेकंड पोस्टुलेट है, यहाँ Vn आएगा, Rn आएगा, सेकंड पोस्टुलेट है। और डेल्टा E कैन बी रिटन एज En2 - En1, ये इसकी थर्ड पोस्टुलेट है। तीसरी अभिक्रिया है। अब इनसे ही अपने को सारी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं Vn की वैल्यू कितनी होती है। शुरू करें हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका। nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र जो है Vn = 2πk
जेड स्क्वायर बाई एन एच, 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई एन एच, और इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड मिलने वाली है। ये आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है, डिराइव करना है, कुछ भी आप समझे। शुरू करें। आप एक काम करें, देखो यहाँ पर v है, यहाँ पर भी v है। अगर हम इसके अंदर इसका डिवीजन कर देंगे, एक भी कट जाएगा और एक भी बच जाएगा, और बच जाएगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब mvn स्क्वायर इक्वल टू था k z स्क्वायर बाई आर एन, पहली इक्वेशन थी। इसके अंदर डिवाइड करो सेकंड को, m vn आर एन बराबर nh अपॉन 2 पाई। थोड़ा सॉल्व करें इसको, देखो m से m तो कैंसिल हुआ, एक vn से एक vn चला जाएगा, तो बचेगा vn अपॉन आर एन k जेड स्क्वायर बाई आर एन रखा हुआ है। ये डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर आके उल्टा हो जाएगा। तो डिवीजन मल्टीप्लाई में बदलेगा ना, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदला तो नीचे वाला नंबर ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, एनएच अपॉन 2 पाई अपॉन एनएच बन जाएगा। ओके, एक आर एन से एक आर एन और चला गया, तो वीएन बराबर के, अच्छा 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई एनएच आ गया। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। क्लियर है बात? एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अच्छा, के की वैल्यू क्या होती है आप बता सकते हो ना? के की वैल्यू को पुट करते हैं तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू पुट करें, देखिए एक वैल्यू और मिल जाती है, फॉर्मूला और मिलता है 2 पाई, के की वैल्यू रख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या किया, के की वैल्यू रख दी, एनएच नीचे रखा हुआ था, जेड ई इसके ऊपर था, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो Vn इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एनएच। ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एनएच। एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और हो गया। अब आपको इसकी और वैल्यूज निकालनी है, वैल्यू फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में काम में लेना है किसी फॉर्मूले को, तो उसको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा आपको। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो हो गया, अब आप पर वैल्यू रख दो, सारी वैल्यूज आपको पता है, आपको k की वैल्यू बता रखी है, फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। के की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14, और याद रखना पाई स्क्वायर होता है ऑलमोस्ट 9.8, ये भी ध्यान रखिए काम आएगा। ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। एच प्लांक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.62 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड। क्या वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड, एच की वैल्यू इतनी होती है। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखिएगा 8.85 10⁻⁻12 गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इनकी वैल्यूज हैं। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट यूनिट में आपके आई होगी ये वैल्यू। तो अब आप इसके अंदर वैल्यू रखें, तो Vn इक्वल्स टू, उसको इक्वेशन ऑफ इसमें रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं रखें आप, किसमें रखें, इसमें रख दें, इसमें रख दें, कहीं पर भी रखें आप, Vn इक्वल्स टू 2
पाई की वैल्यू 3.14 और के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ z को रखा रहने दे, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का होल स्क्वायर अपॉन n, h का मान 6.62 10⁻⁻�34 ये वैल्यू आ गई। तो Vn और सारी वैल्यू रखी है एमकेएस में, तो यूनिट भी एमकेएस में ऐसे ही पद्धति में आएगा। सारी वैल्यू एमकेएस में रखी है, तो सारी वैल्यू एमकेएस ऐसे ही सिस्टम में रखी है, ठीक वैल्यू रखती। अब इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो भाई z और n को तो साइड में लिख दे, z बाई n तो साइड में लिख दे, मीटर पर सेकंड यहाँ रखा हुआ था, और ये वैल्यू जो आएगी 2.2 10⁻⁻⁶ का प्लस का 6, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये आपको प्रूफ करनी थी वैल्यू। क्या रिजल्ट हुआ आपका? तो रिजल्ट नंबर 1 देखें आप, Vn is equals to 2 pi k z स्क्वायर बाई NH फिक्स वैल्यू है। ये वैल्यू अगर एप्सिलॉन फॉर्म में लिखना चाहो तो z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH ऐसे लिख सकते हैं, और NH को साइड में सॉरी z और n को साइड में लिख करके वैल्यू लिखें, 10⁻⁶ में वैल्यू आएगी, z बाई n रहेगा और मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। रिजल्ट नंबर 2 देखते हैं। क्या है सेकंड रिजल्ट? देखिए V और Z प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आप जैसे जैसे आप अच्छा, इसके बाद एक रिजल्ट और देखें, फिर इसके बारे में पूरी बात वापस कर लेते हैं। Vn जो होगा n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कोरोना वायरस के लिए अवेयरनेस के लिए एक टीम निकली है जो रोड पर अवेयर करने के लिए लोगों को कोशिश कर रही है। ऐसी प्रॉब्लम है कि सेफ्टी इसका बचाव हो सकता है और कुछ भी नहीं है। प्रिकॉशन रखिए आप लोग भी, साथ साथ अपने हाथों को साफ रखिए, जितना जरूरत हो उतना घर से बाहर ना निकलिए, कोशिश ये रखिएगा हमेशा। वैक्सीनेशन भी अभी तक हो नहीं पाया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ देखें आप, जैसे जैसे n बढ़ेगा ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे नंबर बढ़ रहा है। n की वैल्यू 1 से 2 कर दें, 2 से 3 कर दें, 3 से 4 कर दें, ये बड़ा है मतलब, तो वेलोसिटी डाउन होगी। जैसे v1, v2, v3, v4 की बात करें तो वो कम होगी। जितना एटम पास होगा तेज दौड़ेगा, जितना एटम पास होगा उतना तेज दौड़ता है। जैसे पहला ऑर्बिट में है, दूसरा ऑर्बिट में है, ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, तो v1 हमेशा बड़ा होगा v2 से। ये हो गया हो सकता उधर आपने। चल थोड़ी सी आगे बात करते हैं इसके बारे में। obtain velocity of electron
revolving in second orbit of hydrogen and helium hydrogen atom and helium फर्स्ट की बात करते हैं। चले देखिए दोनों बातें अपने को समझ में आ जाएगी, अभी अपने पढ़ी। सॉल्यूशन करते हैं इसका। Vn का फॉर्मूला है 2.2 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। पहले हाइड्रोजन के लिए बात कर लेते हैं। V1 निकाले, n की वैल्यू कितनी है 1, Z कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, अपने को पता है। n की वैल्यू आपको 1 के ही रहे, तो n की वैल्यू 1 रख दी, तो 2.2 10⁶ 1/1 मीटर पर सेकेंड कितना आ गया ये आ गया V1 = 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चले उसके बाद हम बात कर लेते हैं हीलियम +1 के लिए बात करें। हीलियम के लिए Z बराबर 2 होता है और पहली कक्षा की बात हो रही है, ऑर्बिट तो पहले ही है, पहली कक्षा हीलियम की हो गई, यहाँ पहली कक्षा हाइड्रोजन की, इतना ही फर्क है। शुरू करें, V1 निकालें तो 2.2 10⁶ Z कितना दे दिया आपको इस बार 2 और n तो 1 था ही, मीटर पर सेकेंड है ही, तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी 4.4 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया? पहली कक्षा इसकी ली, पहली कक्षा इसकी ले ली, लेकिन Z बढ़ गया। देखो कक्षाएं सेम है, n छोटा है यहाँ पर, यहाँ n बढ़ गया, Z छोटा है यहाँ पर, यहाँ Z बढ़ गया। Z बढ़ गया ना, तुमने ये बात पहले ही कर ली थी। क्या बात की थी आपको पता है? हमने रिजल्ट नंबर 1 सेकंड लिखा था कि भाई Vn जो होता है वो Z के प्रोपोर्शनल होता है और Vn जो होता है n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल देखो आप, n बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ गई, n के Z बढ़ा, ये रिजल्ट देखें आप वापस, ये रिजल्ट लग रहे हैं। पहला रिजल्ट देखो आप, अगर Z बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी भी बढ़ गई। Z को बढ़ाया 1 से 2 किया, वेलोसिटी 2.2 से 4.4 हो गई। तो Z बढ़ता है ना तो वेलोसिटी बढ़ती है। ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऑब्टेन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट। इसके अंदर बात कर रहे हैं आपको हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो Z तो कितना हो गया 1, n पहले 1 बोल रहा है, फिर n बराबर 2 बोल रहा है। यहाँ भी पता करनी है वेलोसिटी और यहाँ पर भी पता करनी है, तो पता कर लेते हैं। Vn इक्वल होता है 2.2 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। V1 निकाल लो 2.2 10⁶, Z तो 1 होता ही है, n भी 1 दे दिया मीटर पर सेकेंड में। V2 की बात कर लें तो 10⁶ और Z तो 1 है ही, n की वैल्यू 2 कर दी, कट जाएगा नहीं, कितना है ये वैल्यू? ये आया आपका 1.1 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मिला है आपको 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सिंपल बात है, n बढ़ाया आपने तो वेलोसिटी कम हो गई, n बढ़ाते ही वेलोसिटी कम हो गई। दोनों रिजल्ट आपको समझ में आ गए एग्जाम्पलों से। अगर आपने n को बढ़ाया तो वेलोसिटी घटी, Z बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ी। कर्व बनाने का बोले आपको, अगर आपको Vn और Z में कर्व पूछे, आपको Vn
और n में कर्व पूछे आपको, Vn और 1/n में कर्व पूछे, निकाल सकते हैं आप, बना सकते हैं। कैसा होगा कर्व देखें, Vn और Z तो प्रोपोर्शनेट है, तो प्रोपोर्शनेट का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा हो गया बिल्कुल। Vn का है ये रहा, Z का है ये रहा, प्रोपोर्शनेट है तो Vn इज प्रोपोर्शनेट टू Z, तो सरल रेखा बनेगा। Vn और n इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का कर्व पैराबोलिक होगा। देखो Vn में और n में कर्व बनाया, अब Vn और 1/n में कर्व बना, देखो Vn जो है वो n के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है लेकिन 1/n के प्रोपोर्शनेट है। क्या बोला, समझ में आया कुछ आपको? Vn जो है वो n के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है लेकिन Vn जो है वो 1/n के प्रोपोर्शनेट है, तो Vn और 1/n में रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनेट का, समानुपाती का, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होता है। कुछ समझ में आया आपको? कि रिजल्ट समझाने की कोशिश की आपको, Z बढ़ाओगे वेग बढ़ जाएगा, n बढ़ाओगे वेग बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। लिखिए पॉज करके, और अगर कोई पूछे तो इस तरीके से ध्यान रख के बनाइएगा। पॉज करें, उतारें इसको। उतार लिया, तो सेकंड टॉपिक पे आते हैं। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 2πk(z²/nh), 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 याद हुआ? इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला को याद होना चाहिए, Vn 2πk(z²/nh) और 2.2 10⁻⁶ मीटर पर Z/n मीटर प्रति सेकेंड। तो k की वैल्यू रख दोगे तो आपका एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला आ जाएगा, Z²/2ε0NH, वो फॉर्मूला ही बन जाएगा अपना। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन है ना की वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या, वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या Rn का फॉर्मूला निकालना है, और Rn का फॉर्मूला जो मिलेगा आपको मिलेगा n²h²/4 π² km Ze², ये फॉर्मूला मिलेगा। और इसकी वैल्यू जो आएगी 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये वैल्यू भी अपन प्रूफ कर देंगे, अभी सारी बात करने वाले इसके बारे में भी। तो शुरू करें इसको प्रूफ करना। कैसे करेंगे इसका प्रूफ, आओ थोड़ा समझते हैं। देखो सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलती है, m Vn Rn = NH/2π। आपको Vn की वैल्यू अभी भी आपने निकाली, ये वैल्यू अगर इसको यहाँ रख दो तो फिर आपको Rn की वैल्यू मिल जाएगी। इसको अपन इक्वेशन नंबर A बोल दें, A इक्वेशन बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट of Bohr we can say that mVn Rn = NH/2π। हम कह सकते हैं इस तरीके से। तो Rn कितना होगी, NH/2π mVn, इसको यहाँ की फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं।
और फर्स्ट इक्वेशन में Vn की वैल्यू रख दें अपन अगर ये, तो आपको Rn की वैल्यू मिल जाएगी। इतना ही समझ आता, बाकी कैलकुलेशन है सब आपको आती है। वापस समझे, सेकंड पोस्टुलेट यही है, Vn अपने ढूंढ रखा है, Rn की वैल्यू पता करनी है, दोनों को नीचे भेजा और वैल्यू रख देते हैं Vn का मान रखने पर। और मैंने आपको पहले ही कहा ये आपको याद होना चाहिए, याद होगा तभी जाकर के आप, वरना आपको कैलकुलेशन वापस करके देखनी पड़ेगी। अगर ये डेरिवेशन आता है कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ Rn ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा कुछ आ जाए आपकी पहली कक्षा में घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, आपको उसकी त्रिज्या बतानी, तो आप यहाँ अटक जाओगे, फिर आपको Vn का फॉर्मूला निकाल के देखना पड़ेगा क्योंकि वही आएगा। अब याद करें इसको, काम आता है NH अपॉन 2πm, क्या Vn की वैल्यू रख दें, क्या होती है वैल्यू 2πk Z स्क्वायर बाई NH, 2πk Z स्क्वायर बाई NH, ये NH ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 और 2 4 पाई और पाई पाई स्क्वायर, फिर आएगा km, ये km और z स्क्वायर, ये Rn की वैल्यू आ गई। ये पहला फॉर्मूला आपको चाहिए था, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर km z स्क्वायर, पुट कर दो आप k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो अपने को पता है, पुट करो यहाँ वैल्यू Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, k की वैल्यू 1 अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, इसको ऊपर भेज देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, m पड़ा था z स्क्वायर था, क्या 4 से 4 कैंसिल हुआ, 0, पाई से पाई हो गया, बिल्कुल। वैल्यू बनेगी Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं k की वैल्यू रख करके। वैल्यू आ गई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई, उसके बाद m और z स्क्वायर, ये वैल्यू भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये आपके फॉर्मूले हो गए दोनों इसके बारे में, ठीक है। अगर और इसकी वैल्यू भी निकालना चाहो तो क्या करोगे, अब आपको n की वैल्यू पता है, नहीं n और z की वैल्यू के अलावा सब वैल्यू पता है आपको n और z की वैल्यू के अंदर है? इसके अलावा सब वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें आप। अब आप n और z के अलावा सब वैल्यू जानते हो, तो पुट करोगे आप h की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, फिक्स है। पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 9.8 होती है, आपने याद कर रखी है। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखेंगे आप। m ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 9.11 10⁻31 kg, m केस में ऐसा ही में रखना है सारा। e की वैल्यू फिक्स है 1.6 10⁻⁹ कूलम, ये सारी वैल्यू SI में या m केस में रखी गई है। तो नेचुरली जब ये सारी वैल्यू m केस में रखोगे तो रेडियस भी m केस में आएगा, मतलब मीटर में आएगा। चले पुट कर देते हैं, पुट करें सारी वैल्यू यहाँ पर रखें, तो Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर, h की वैल्यू रखें 6.62 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 9.8 लिख दें, k 9 इंटू 10⁻9 लिख दें, 9.11 10⁻31 लिख दें, z पता था, e की वैल्यू 1.6 माइनस का 19 का होल स्क्वायर लिख दें। तो सारी वैल्यू जब रखेंगे तो वैल्यू मीटर में आएगी, पता है अपने। चलो n स्क्वायर और z को साइड में लिख दिया, मीटर आगे पड़ा है, और सारी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिक्स वैल्यू है। और 10⁻⁻10 मीटर को अपन क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम।
बोलते हैं ना एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, आप एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। Rn इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाई z, और ये आपका एंगस्ट्रॉम में आ गया। ये आपको प्रूफ करने थे, यही आपको प्रूफ करने थे। रिजल्ट नंबर 1 आपका आ गया। क्या है कि Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर km z स्क्वायर। दूसरी वैल्यू जो आ गई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर, ये वैल्यू भी आ गई। और वैल्यू आती है इसकी 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ये भी इसकी वैल्यू है। और दूसरा जो रिजल्ट यहाँ मिला है वो मिला आपको कि Rn जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। और थर्ड रिजल्ट जो मिलेगा आपको कि भाई Rn वो z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप इतना समझिए, ये समझ में आया आपको, ये प्रूफ हो गया आपको। इसको आप आपको कहा कि Rn का फॉर्मूला निकालो। हमने कहा भाई Rn के फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Vn हमको पता है। Vn की वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने वैल्यू यहाँ रख दी, तो Vn की वैल्यू आपने यहाँ रखी, रखने के बाद हमने सॉल्व किया, यहाँ तक पहुंचे। K की वैल्यू रखी आपने, दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया। आपको n स्क्वायर जेड के अलावा सारी वैल्यू पता है, आपने सारी वैल्यू यहाँ रखी, रखने के बाद आपको R0 मिल गया, और R0 इतना मिला है, और Rn मिल गया। और Rn का n स्क्वायर के साथ ये रिलेशन है, और Rn का z के साथ ये रिलेशन है। पॉज करके इसको उतारें, पॉज करें और इसे उतारें। ये पोर्शन अलग रखिएगा, ये रिजल्ट्स का पोर्शन है। उतार लिया आपने, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है अपन n और Rn में रिलेशन निकालते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या पता करो। क्या फिर हम लोग क्वेश्चन एक और करते हैं, पहला क्वेश्चन मान लें। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। हीलियम +1 आयन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या बताओ, त्रिज्या बताओ। ठीक है, दो क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो Z तो 1 हो गया, और पहली कक्षा की बात कर रहे हैं n बराबर 1 हो गया। ठीक है, अगर हीलियम +1 आयन की बात करते हैं तो Z बराबर कितना हो गया 2, और n बराबर, तो पहली कक्षा बोला, पहली कक्षा मतलब n बराबर 1 हो गया। और हीलियम का Z कितना होता है 2 होता है, ये तो पता ही है अपने को, सब जानते हैं। हीलियम 2 4 लिखते हैं तो Z बराबर 2 हो गया। लिथियम 3 6 लिखते हैं तो Z बराबर 3 हो गया। हाइड्रोजन 1 1 लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 हो गया। ये अपने को पता ही है, आपने ध्यान रखना है इसका। तो चलो शुरू करें। Rn इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रखें सारी सारी, n की जगह 1 लिख दें, इक्वल्स टू 0.529, n की जगह 1 लिख दें, 1 का स्क्वायर
Z की जगह 1 लिख दें एंगस्ट्रॉम में, तो R1 कितना हुआ 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले एक बार इस क्वेश्चन के अंदर, एक ट्रिक बनाते हैं। अब R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आप डिवीजन कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड का, Rn by R1 बनाए, इसके अंदर इसका डिवीजन करो कितना आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, एंगस्ट्रॉम भी कट गया, तो n स्क्वायर बाई z आ गया, तो Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई z टाइम्स ऑफ R1, ये खास रिजल्ट आ गया। ये कहाँ काम आएगा उसके लिए बात करते हैं। एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोले इसको थर्ड बोल देंगे। बोले कि यदि हाइड्रोजन परमाणु की के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या बताओ। समझ में आ रहा है आपको? पहले कक्षा की त्रिज्या आपको दे रखी है, R1 दे रखी है, 3 पूछिए। अब हाइड्रोजन एटम हो गया, Z बराबर कितना लिखोगे 1, क्लियर। आपको R1 दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, आपको R3 पूछा है, ये क्वेश्चन है। शुरू कर लो, आप किस तरीके से करोगे, ये फॉर्मूला आपको पता है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई z टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 1, अच्छा n की वैल्यू आपको 3 रखनी है, R3 पता करना है, n की वैल्यू आपको 3 रखनी है, तो n की वैल्यू 3 रखने, 3 का स्क्वायर बाय z तो 1 हो गया, और ये R1 आपका था 0.5 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लेंगे इसका, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, 4.5 एंगस्ट्रॉम्स की रेडियस हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ करेंगे, समझ में आ जाएगा और जल्दी से, कुछ है नहीं इतनी प्रॉब्लम इसके अंदर। हीलियम के लिए बात हो रही है, Z तो बराबर 2 हो गया, n बराबर पहले पूछिए, तो Rn इक्वल्स टू कितना लिखोगे 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। R1 पता करना है, n की जगह 1 रख दिया, तो 529 n की जगह 1 है, z की जगह 2 लिखना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम यहाँ है, तो R1 बराबर हो गया 0.529 बाई 2, तो 0.2685 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हो गई इसकी R1 की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ये किया, ये क्वेश्चन आपने ये किया, ये क्वेश्चन ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, यदि हीलियम प्लस 2 लिथियम का ले, लिथियम प्लस 2 आयन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.2 एंगस्ट्रॉम है, तो 0.1 लिख लेते हैं, एंगस्ट्रॉम है, मान लिया कोई भी क्वेश्चन अपने बनाया, सपोज किया है, तो उसके दूसरी कक्षा की त्रिज्या बताओ, चौथी कक्षा की त्रिज्या बताओ। सिंपल, आपको हीलियम प्लस 2 की बात कर रहे हैं, तो Z तो कितना हो गया 2, और आपको चौथी कक्षा की बात कर रहे हैं, n बराबर 4 के लिए बात कर रहे हैं। फॉर्मूला हमको पता है कि एक की दी जाए किसी और की पूछे तो फॉर्मूला होता है Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई z R1। n बराबर 4 चाहिए, n की वैल्यू 4 रख दें, 4 का स्क्वायर 16, z बराबर 2 आ गया, और R1 आपको दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करना पड़ेगा इसको,
4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 इंटू 0.8 एंगस्ट्रॉम, तो 0.8 एंगस्ट्रॉम रेडियस हो गई फोर्थ के लिए। सिंपल बात समझ में आई होगी। आपने रेडियस बढ़ा दी है अगर आपने कक्ष क्रमांक बढ़ाया। पहली कक्षा में रेडियस कितनी थी 0.1, चौथी कक्षा में रेडियस कितनी हो गई 0.8, पहली कक्षा में रेडियस कितनी थी 0.5, तीसरी कक्षा में रेडियस कितनी हो गई 4.5, 0.5 से 4.5 बढ़ गई। मतलब देखिए n बढ़ेगा ना तो आपकी रेडियस भी बढ़ती है। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि भाई R1, R2, R3, R4 इनकी वैल्यू बताओ। R1 की वैल्यू अगर हाइड्रोजन के लिए 1 लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए मान लो तो Z कितना हो गया 1, ठीक है, R1 ये 1 हो ही गया, तो 1 बराबर R1 आ गया। अब 2 लिखते हैं तो Z तो 1 ही है हाइड्रोजन के लिए, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या 4 आएगा, 9 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 25 आएगा, चलता रहेगा। कुछ आया समझ में? अरे सिंपल बात है, देखो Rn बराबर n स्क्वायर बाई Z R1, यही था ना, 1 रख दो आप। R1 बराबर ये 1 है, हाइड्रोजन के लिए 1 नहीं होता है तो R1 ही आएगा ना, R1 बराबर R1 है ना, R1 बराबर इसको 1 मान लो, R1 को अगर 1 मान लिया तो ये 1 लिख दिया आपने। चलो आगे बात करें, 2 लिखें, R2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए तो 1 लिखोगे R1, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना R1, R1 को अपन ने 1 माना था, यहाँ 1 लिख दो, आया ना 4 आ गया, दूसरे के लिए 4 आएगा, तीसरे के लिए यहाँ 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यही आपने लिखा है। अगर आपको ऐसा बोले कि R हाइड्रोजन, R हीलियम +1 और R लिथियम +2, उनका रेशियो बताओ। अब के n वही है, z बदल रहा है, आपने देखा Rn बराबर n स्क्वायर बाई z इंटू R1, यही होता है ना। अब n तो आपने वही रखना है, पहली कक्षा R1 की बात ही हो रही है। ठीक है, ये तो 1 ही हो गया सबका, R1 यहाँ रखा हुआ है ही। Z की वैल्यू कितनी रखें यहाँ पर, Z की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, यहाँ Z की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, तो यहाँ कितना आएगा R1/1, या R1/2, या R1/3। R1 को 1 मान ले तो ये 1/2, 1/3 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो 1/2 होगा, ये 1/3 होगा, ऐसे चलता रहेगा आगे के लिए भी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपने कर लेने, क्वेश्चन नंबर इसको 5th बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6th बोल सकते हैं। इस फॉर्मूलेशन में बहुत सारे काम कर लिए और इजीली कर लिए, उतारे इसको।